नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में कमेंट में बताएं आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। योगी सरकार ने यूपी के 2 बड़े शहरों में पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे लाखों लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। नई पाइपलाइन, जलाशय और सप्लाई सिस्टम तैयार होंगे, जिससे जल संकट वाले इलाकों में नियमित और सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यूपी सरकार हर मंडल में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने जा रही है। इन केंद्रों में दिव्यांगजन को थेरेपी, सहायक उपकरण, काउंसलिंग और रोजगार सहायता मिलेगी। इससे उन्हें नजदीक ही सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और उनके जीवन स्तर व पुनर्वास प्रक्रिया में बड़ा सुधार होगा। फ्लाइट में पत्थर ले जाने से रोके जाने पर युवक ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया और सुरक्षा अधिकारी को धमकी दी। सीआईएसएफ और पुलिस ने युवक को पकड़कर पूछताछ शुरू की। घटना से सुरक्षा व्यवस्था, यात्री जांच प्रक्रिया और यात्रियों की अनुशासनहीनता पर सवाल उठे हैं। कफ सिरप कांड में आरोपी अमित की गिरफ्तारी के बाद यूपी कनेक्शन सामने आया है। ईडी पूर्वांचल के एक कथित बाहुबली की भूमिका की जांच कर रही है। फंडिंग, सप्लाई नेटवर्क और अवैध निर्यात से जुड़े कई नए लिंक मिलने के बाद जांच और तेज कर दी गई है। योगी सरकार ने यूपी के 2 बड़े शहरों में पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई पाइपलाइन, जलाशय और वितरण प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे लाखों लोगों को स्वच्छ पानी की नियमित आपूर्ति मिलेगी और जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों 3 को सीधी राहत मिलेगी। यूपी सरकार हर मंडल में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने जा रही है। इन केंद्रों में दिव्यांगजन को थेरेपी, परामर्श, उपकरण और रोजगार संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे दिव्यांग व्यक्तियों को नजदीक ही सभी आवश्यक सेवाएं मिल सकेंगी और उनके जीवन स्तर में बड़ा सुधार होगा। 44 वर्ष का व्यक्ति अभी भी सरकारी अभिलेखों में नाबालिग दर्ज है और 3 साल से तहसील के चक्कर लगा रहा है। दस्तावेज सुधार न होने से वह सरकारी योजनाओं और कानूनी कार्यों में परेशान है। व्यक्ति का कहना है कि अब तक उसे किसी स्तर पर न्याय नहीं मिला। बरेली में आजम खां और मौलाना तौकीर के करीबी लोगों के 2 बारात घरों को गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात की है। अवैध निर्माण के आरोपों के आधार पर की जा रही कार्रवाई को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। शादी वाले दिन दुल्हन ने दूल्हे को नकार कर अपने प्रेमी को बुलाया। समारोह में दुल्हन का यह सरेआम ऐलान सभी के लिए चौंकाने वाला रहा। रिश्तेदार और मेहमान हैरान रह गए और शादी का माहौल पूरी तरह से बदल गया। यूपी पुलिस का एक इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उसे फंसा दिया। जांच में पता चला कि अधिकारी कई महीनों से रिश्वत ले रहा था और उसे सजा दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस अवसर पर कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। संगमम में तमिल समुदाय और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही। कार्यक्रम से पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यूपी पर्यटन के वर्ल्ड मैप पर चमकेगा। योगी सरकार ने भर्ती नियमावली में बदलाव किया। नई नीति से पर्यटन क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार और पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी। यह कदम प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुरादाबाद में दलित बीएलओ सर्वेश सिंह की 4 बेटियां अपने पिता की अनुपस्थिति में रो रही थीं। बच्चियों ने बार बार पूछा कि पापा कब लौटेंगे। उनकी चीखें सुनकर आसपास के लोग द्रवित हो गए। इस घटना ने लोगों के दिल को छू लिया और भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। नेहा सिंह राठौर के फरार होने का क्लेम वायरल, पर यह तो कैमरे पर आईं और बोली, चलिए मेरे साथ गोल्फ सिटी में मेरा घर देख लीजिए। शादी वाले दिन दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से मना कर दिया और अपने प्रेमी को बुला लिया। इस अचानक फैसले से दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। माहौल बिगड़ता देख गांव में पंचायत बैठी और विवाद शांत कराने की कोशिश की गई। यूपी पुलिस का एक इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
टीम पहले से उस पर निगरानी कर रही थी। सबूत मिलने पर जाल बिछाकर उसे पकड़ा गया। अब आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में विभागीय व कानूनी कार्रवाई शुरू है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एसआईआर में लगे बीएलओ से कहा कि वे किसी भी विपक्षी पार्टी या अफवाहों के बहकावे में न आएं और ईमानदारी से काम करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौके पर मौजूद कर्मचारियों को हर प्रकार का सहयोग मिले और प्रक्रिया पारदर्शी रहे। समाजवादी पार्टी की बागी विधायक से मिलने अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। बताया जा रहा है कि अखिलेश पार्टी में आंतरिक नाराजगी दूर करने और चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई अनियमितताओं की शिकायत की है। पार्टी एक ने मांग की कि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और अधिकारियों द्वारा मतदाताओं पर किसी भी प्रकार का दबाव न बने। आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की गई है। यूपी में इस सीजन पहली बार न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। एक रात में पारा लगभग 5 डिग्री तक गिर गया, जिससे ठंड अचानक बढ़ गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक बर्फीली हवाएं चलेंगी और तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। वाराणसी में एक स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस की छापेमारी में कई युवतियां और ग्राहक पकड़े गए। जांच में सामने आया कि जिस फ्लैट में यह चल रहा था वह भाजपा नेत्री के पति के नाम से रजिस्टर्ड है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। योगी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या में वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिली। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अलीगढ़ में मेट्रो चलाने का रास्ता साफ हो गया है। डीपीआर और रूट प्लानिंग से जुड़ी प्रमुख औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक भूमि और अनुमति प्रक्रियाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अनुमान है कि जल्द ही प्रोजेक्ट का ग्राउंड वर्क शुरू हो जाएगा। योगी सरकार ने अयोध्या में बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि टाटा ग्रुप वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय का निर्माण करेगा। परियोजना को तेज गति से पूरा करने की तैयारी है और सरकार चाहती है कि आगामी चुनाव से पहले इसका प्रमुख हिस्सा तैयार होकर जनता को समर्पित किया जा सके। यूपी में कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़ी बड़ी कार्रवाई में एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया। उस पर लंबे समय से तस्करी रैकेट से जुड़े होने के आरोप थे। गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क और फंडिंग से जुड़ी कड़ियों की जांच तेज कर दी गई है। आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, ताकि श्रद्धालुओं को बिना परेशानी के दर्शन का अवसर मिल सके। लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का यूपी में कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा राज्य में पिछला प्रदर्शन दोहराएगी। कश्यप के अनुसार विकास कार्य और जन समर्थन के आधार पर पार्टी को बढ़त मिलेगी। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। सरकार 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें कई नई योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी। विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सत्र गर्म रहने की संभावना है। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। इस सेवा से गंभीर मरीजों, दुर्घटना पीड़ितों और दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को तेजी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक तेज और प्रभावी बनाना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों के लिए 11 और 12 दिसंबर को पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट जारी रहेगी।
किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सलाह दी गई है ताकि ठंड से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। कानपुर में वकालत कर रहे भाई बहन ने अपने पिता को 11 साल बाद दोष मुक्त कराकर मिसाल पेश की। दोनों ने कानूनी दस्तावेजों और नए सबूतों के आधार पर केस लड़ा। अदालत ने 11 साल बाद दोष मुक्त कर दिया। पिता को निर्दोष मानते हुए बरी किया। परिवार की लंबी लड़ाई अब जाकर खत्म हो पाई। ताजमहल आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए आगरा ट्रैफिक पुलिस ने नया रोड मैप तैयार किया है। इसमें रूट डायवर्जन, पार्किंग सुधार और भीड़ प्रबंधन बेहतर किया जाएगा ताकि ताजमहल देखने वालों को जाम से राहत और सुचारू आवागमन मिल सके। यूपी के एक एक्सप्रेसवे पर अब 75 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड में वाहन नहीं चल सकेंगे। नए नियम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है। तेज रफ्तार पकड़ने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिससे सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 8.5 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी हाईटेक सड़क बनने जा रही है। नई सड़क से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा। यह मार्ग यात्रियों को तेज, सुरक्षित और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा के लिए पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने क्रूज से विकास कार्यों, घाटों और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान जारी तस्वीरों में महाकुंभ की भव्य और व्यापक तैयारियों की झलक साफ दिखाई दी। नोएडा गाजियाबाद में एक नए एक्सप्रेसवे का मार्ग साफ हो गया है, जिससे पड़ोसी राज्य से कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। यह प्रोजेक्ट ट्रैफिक लोड घटाएगा और व्यापार, उद्योग व निवेश को बढ़ावा देगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद यात्रा समय कम होगा। योगी कैबिनेट ने निर्णय किया है कि सरकारी कर्मचारियों की खेल प्रतियोगिता की तैयारी का समय भी ड्यूटी माना जाएगा। इससे कर्मचारियों को खेल गतिविधियों में भाग लेने की प्रेरणा बढ़ेगी और राज्य में खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी। देवरिया में एक अनोखी शादी चर्चा में रही, जहां लग्जरी गाड़ियां न मिलने पर दूल्हा 30 ई-रिक्शा की बारात लेकर पहुंचा। यह अनोखी और सरल बारात इलाके में आकर्षण का केंद्र बनी और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। योगी सरकार ने 4 जिलों में विशेष खोज अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। डीएम और कमिश्नर को सख्त आदेश दिए गए हैं कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और तेजी से पूरी हों। यह अभियान सरकारी योजनाओं से जुड़े असली लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। रेलवे अब खाली पड़ी उपयोग से बाहर बोगियों को जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी आशियाना में बदलेगा। इनमें पानी, रोशनी और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल बेघर और असहाय लोगों को राहत देने और खाली संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया। इसके बाद दोनों ने रामलला के दर्शन किए। समारोह में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। यह कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक आत्मा और धार्मिक आस्था को एकजुट करने वाला ऐतिहासिक पल बताया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर कहा कि पूरा राष्ट्र आज राममय और धर्ममय है। उन्होंने ध्वजारोहण समारोह को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह देश की संस्कृति, भक्ति और एकता का अद्भुत संगम है। योगी ने रामलला के चरणों में पूरे प्रदेश की सुख शांति की कामना भी की। भारत की सीमा में घुस रहे एक चीनी नागरिक को एसएसबी ने गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पता चला कि उसके पास कई संदिग्ध दस्तावेज हैं और उसका संपर्क पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क से है। अधिकारी उसके इरादों, पैसे के स्रोत और डिजिटल डाटा की जांच कर रहे हैं। राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह क्षण भारत की आत्मा को नई ऊर्जा देने वाला है। मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया में नई पहचान देने की बात कही। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में बिहार भेजी जा रही 6,855 लीटर अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया।
पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब को धोखे से छुपाकर भेजा जा रहा था। पुलिस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए ट्रांजिट रूट और सप्लाई चेन की जांच कर रही है। किसानों को बिजली विभाग के बदले हुए रात के सिंचाई शेड्यूल से दिक्कत बढ़ गई है। देर रात जागकर पानी देना पड़ रहा है, जिससे खेती की योजना और खेत सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अचानक बदलाव से किसानों को अपनी रोजमर्रा की खेती व्यवस्था फिर से तय करनी पड़ रही है। सरकार ने नियम बदला है कि एमएसपी पर 100 क्विंटल या अधिक गेहूं बेचने वाले किसान खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से बाहर होंगे। इस फैसले से बड़े किसानों पर असर पड़ेगा। उद्देश्य पात्रता की सही जांच करते हुए अनियमितता रोकना और लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। चुनाव आयोग ने यूपी, बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के लिए 7 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है। बीएलओ और मतदाताओं को राहत मिलेगी। इससे फॉर्म भरने, संशोधन और सत्यापन का समय बढ़ेगा, जिससे मतदाता सूची को अधिक सटीक और समय पर अपडेट करना आसान होगा। अग्निपथ योजना को लेकर यूपी में युवाओं का विरोध लगातार जारी है। कई स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया है। भर्ती अवधि और सेवा शर्तों को लेकर नाराजगी बढ़ी है। स्थिति को देखते हुए कई जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है, ताकि माहौल शांत रह सके। सीएम योगी ने नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 3 दिन के भीतर सीधे खाते में राशि भेजी जाएगी। यह व्यवस्था सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाएगी, बिचौलियों को खत्म करेगी और भुगतान प्रक्रिया को तेजी व सरलता देगी। इससे लाभार्थियों को समय पर पैसा मिलेगा। निजी स्कूलों ने बढ़ती लागत और महंगाई के कारण नए सत्र के लिए फीस बढ़ाने की घोषणा की है। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तेल, परिवहन और अन्य खर्चों के बढ़ने का असर शिक्षा क्षेत्र पर दिख रहा है। फीस बढ़ोतरी को लेकर कई जगह अभिभावकों में नाराजगी भी दिख रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फुटपाथ पर रहने वाले भारतीय बच्चों ने पोस्टर और चित्रों के माध्यम से दुनिया को शांति का संदेश दिया। उन्होंने हिंसा रोकने और भाईचारा बढ़ाने की अपील की। उनकी मासूम आवाज सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों को भावुक कर गई।